माध्यमिक शिक्षा। यह प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के मध्य की एक कड़ी होती है। यह 14 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए तैयार करती है। 1950-51 में देश में 7.4 हजार माध्यमिक स्कूल थे, जिनमें विद्यार्थियों की संख्या 15 लाख थी। परंतु 2007 में माध्यमिक स्कूलों की संख्या बढ़कर 168,000 हो गई तथा विद्यार्थियों की संख्या बढ़कर 39.4 लाख पहुंच गई। सन 1988 में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करने के लिए नवोदय विद्यालय स्थापित किए गए। इन विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए आवास की सुविधाएं भी थी। इसके अतिरिक्त जिन कर्मचारियों के तबादले होते हैं, उनके बच्चों की सुविधा के लिए सरकार ने केंद्रीय विद्यालय खोले। इस प्रकार की कई योजनाएं सरकार द्वारा चलाई गई, कई प्रकार के मंत्रालय खोले गए। एनसीईआरटी की स्थापना 1981 में हुई थी। यह मानव संसाधन विकास के मंत्रालय भारत सरकार के शैक्षिक सलाहकार के रूप में कार्य करता है। एनसीईआरटी का मुख्य उद्देश्य विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में नीतियां तथा बड़े कार्यक्रम लागू करने में मंत्रालय को सहायता एवं सलाह देना है। यह परिषद स्कूल शिक्षा तथा शिक्षक शिक्षा में शोध का प्रबंध करता है, सहायता करता है, प्रोत्साहित करता है तथा अभ्यास पुस्तिकाएं विकसित करता है और इन्हें वितरित भी करवाता है। 10वीं योजना के अंतर्गत केंद्र द्वारा प्रोत्साहित की गई एक योजना जिसका नाम है विद्यालय में गुणवत्ता सुधार की शुरुआत की गई। अर्थात विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार जितना सरकार ला सकती है, प्रयत्न कर सकती है, करे। इसके मुख्य घटक थे विद्यालयों में योग को प्रोत्साहन देना, विद्यालयों में विज्ञान शिक्षा का सुधार करना, स्कूली शिक्षा का पर्यावरणीय मुखी होना, अर्थात स्कूली शिक्षा पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर हो, पर्यावरण के बारे में जाने। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक विकास हुआ है। लगभग 406 विश्वविद्यालय देश में उच्च शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। सामान्य शिक्षा के लिए देश में कुल संख्या 13,381 है। उच्च शिक्षा का मार्गदर्शन तथा नियंत्रण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी करता है और यूजीसी की स्थापना 1956 में हुई थी। अगला आता है तकनीकी, चिकित्सा तथा कृषि संबंधी शिक्षा। स्वतंत्रता के पश्चात तकनीकी तथा व्यावसायिक संस्था की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। सन 1951 में डिप्लोमा स्तर की 43 पॉलिटेक्निक संस्थाएं थी, केवल 43, और आज इनकी संख्या 1418 हो गई है। इसमें प्रतिवर्ष 2.12 लाख विद्यार्थी प्रवेश पा सकते हैं। इसी प्रकार से मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की संस्था में वृद्धि हुई है तथा अन्य कई प्रकार के विभिन्न क्षेत्रों में जो अग्रणी है उनके कॉलेज भी खुले हैं। देश में कई अनुसंधान
केंद्र भी स्थापित करता है, जैसे भारतीय तकनीकी संस्थान, कृषि अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। इस प्रकार के कई संस्थान हैं जो केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं तथा इनकी संख्या में लगातार प्रति वर्ष वृद्धि होती जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा जो प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं, उन्हीं के कारण प्रति वर्ष साक्षरता दर में भी वृद्धि हो रही है। साक्षरता के कारण ही अब समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच का अंतर कम हो रहा है। पहले लोग कहते थे कि महिलाओं को नौकरी नहीं करनी चाहिए, लड़कियों को पढ़ना नहीं चाहिए, परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे साक्षरता की दर बढ़ती जा रही है, समाज में लोगों की सोच में भी परिवर्तन होता जा रहा है। इस प्रकार की समानता, लिंग समानता की दिशा में एक सकारात्मक विकास है। नारी शिक्षा को भारत में अभी और प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है। अभी हमें 100% साक्षरता दर प्राप्त करने के लिए कई ठोस कदम उठाने होंगे। भारत में उच्चतर शिक्षा स्तर तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। भारत की शिक्षा प्रणाली एक प्रकार का पिरामिड है, जिसका अर्थ यह है कि नीचे की तरफ तो विद्यार्थी बहुत अधिक हैं, परंतु उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत ही कम है। इनमें से कईयों को बेरोजगारी का भी सामना करना पड़ता है, अर्थात शैक्षिक बेरोजगारी। और शैक्षिक बेरोजगारी का प्रमुख कारण भारत में जनसंख्या का अधिक होना है। भारत में शैक्षिक बेरोजगारी एक समस्या है। सरकार को ऊंची शिक्षा के लिए अधिक धन का आवंटन करना चाहिए, जो सरकार अपनी तरफ से करती भी है, तथा उच्च शिक्षा संस्थाओं के स्तर में सुधार भी लाना चाहिए। भारत में शिक्षा अभी भी एक चुनौतीपूर्ण समस्या है। सभी के लिए शिक्षा ये अभी एक सपना ही है जिसे पूरा करना है, और हम सब मिलकर इसे पूरा करेंगे। भारत में शिक्षा एवं स्वास्थ्य पूंजी निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है तथा कुछ निजी क्षेत्रों द्वारा अधिक लाभ कमाने के लिए इनका शोषण भी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर पूरा सरकार का ही अधिकार है। कुछ निजी क्षेत्र भी हैं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से इसका संचालन करते हैं। उनका उद्देश्य लोक कल्याण नहीं है, और यही कारण है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप जरूरी है।